शार्क टैंक में जो सक्सेसफुल पिचेस होती हैं उसमें से मेजॉरिटी पिचेस सक्सेसफुल फंडिंग राउंड में कन्वर्ट नहीं होती हैं। क्या आपको उसका रीजन पता है? उसका रीजन है एक फेल्ड ड्यू डिलिजेंस। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ड्यू डिलिजेंस क्या होता है और एक फाउंडर को उसके लिए कैसे रेडी रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ड्यू डिलिजेंस होता क्या है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे इन्वेस्टर एक स्टार्टअप के बारे में सब कुछ जानता है। सो यूजुअली जब आप एक इन्वेस्टर को पिच करते हैं, कोई भी फाउंडर एक इन्वेस्टर को पिच करता है, तो वो कई बार बढ़ा चढ़ा के और चीजें गलत भी बता सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टर एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करता है, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस इंक्लूडिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, आपकी कंपनी सही से फॉर्म है कि नहीं, आपने सारे टैक्सेस भरे हैं कि नहीं, राइट, ऐसी मल्टीपल चीजें चेक करता है और वो चेक होने के बाद ही वो फंडिंग राउंड क्लोज होता है। अब पहले समझते हैं कि ड्यू डिलिजेंस किस स्टेज पे आता है। तो जब एक सक्सेसफुल पिचिंग के बाद इन्वेस्टर रेडी हो जाता है स्टार्टअप को फंड करने के लिए, तो एक सक्सेसफुल पिच और एक फंडिंग के बीच में, मतलब फंड्स आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले, इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। अब समझते हैं कि ड्यू डिलिजेंस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए जिससे आप पहले से प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आप 1, 2, 3 हफ्ते डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में ही लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जैसे ही इन्वेस्टर मांगे अगले 2 दिन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टर को चले जाने चाहिए। इससे आपका प्रोसेस भी फास्ट रहेगा और फंडिंग भी जल्दी पहुंचेगी आपके बैंक अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशनल एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। इसको भी मैं 4 स्टेजेस में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 है आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपका AOA, MOA, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आते हैं। बेसिकली जो आपकी कंपनी फॉर्म हुई है उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें आते हैं। नंबर 2 आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट एंड कैप टेबल। हो सकता है आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हों, आपने बाद में और लोगों को ऐड किया हो एज अ डायरेक्टर, एज अ शेयर होल्डर, तो आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कितने % होल्ड करता है, आपके शेयर होल्डर से क्या एग्रीमेंट है, वो सारे इस बकेट में आएंगे। नंबर 3 फाउंडर्स एग्रीमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप मल्टीपल फाउंडर्स हो तो अगर आप सभी के बीच में भी कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट भी आपको ड्यू डिलिजेंस में देना चाहिए। प्लस जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके साथ जो आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एग्रीमेंट भी आप सारे तैयार, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी सब तैयार रखिए इन्वेस्टर को देने के लिए। और जो 4th बकेट है वो है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके सारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, राइट, आपका GST रजिस्ट्रेशन, आपके जो भी आपने अलग कंप्लायंसेस रजिस्टर करे हैं, अगर आपकी फूड कंपनी है तो जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन रखे हैं FSSAI वाले, वो सारे इस 4th बकेट में आ जाएंगे। इससे इन्वेस्टर को यकीन हो जाएगा कि जो आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर है वो लेजिटिमेट है। नंबर 2 जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको भी मैं 4 बकेट में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 आपके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स। तो अगर आपकी कंपनी पिछले 3 महीने, 3 साल, 4 साल से ऑपरेट कर रही है, तो उन 3-4 साल के सारे आपके जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल आपका रेवेन्यू है, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे एक एक्सेल में होने चाहिए रेडी। उसके साथ ही आपकी जो हिस्टोरिकल बैलेंस शीट्स बनी हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, वो सारे भी लास्ट 2-3 साल के तो एटलीस्ट रेडी होने चाहिए। जो सेकंड बकेट है वो है टैक्स रिटर्न्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। तो आपने जो भी टैक्स फाइल करे हैं अभी तक, चाहे वो GST रिटर्न्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के लिए हो, आपने जो भी फाइल किया है वो सारे टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज इस बकेट में आएंगी। 3rd बकेट में आएंगे आपके बैंक स्टेटमेंट्स। आपके कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे 2 या 3 या 4 या 5, उन सब के लास्ट 4 इयर्स के बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। और इसलिए मैं फाउंडर्स को बोलता हूं कि जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करें तो अपनी कंपनी का अकाउंट हमेशा अलग रखें, क्योंकि अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो देखेगा कि आपके सारे ट्रांजैक्शन एक लेजिटिमेट तरीके से हुए हैं कि नहीं। तो अगर आपका अकाउंट सेपरेट रहेगा तो वो दिखाने में आसानी होगी। बहुत फाउंडर क्या करते हैं, वो खुद के अकाउंट में ही लेन देन करने लगते हैं, पर्सनल अकाउंट में, जो कि गलत है। आप उसको डिलीजेंस के टाइम पे प्रूव नहीं कर पाओगे कि मेरा रेवेन्यू है। और जो 4th बकेट है इसमें वो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड कैश रनवे। इसमें आप इन्वेस्टर को एक एक्सेल दोगे जिसमें आप अपना फाइनेंशियल मॉडल, जो आपके प्रोजेक्शंस हैं नेक्स्ट 2 साल के, और आपके पास कितना पैसा अभी बचा है कंपनी में, कितने महीनों तक आपकी कंपनी चल सकती है, वो इसमें डिटेल आउट करना बहुत जरूरी है। अब जो 3rd कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं कस्टमर एंड ऑपरेशनल डेटा। इस डॉक्यूमेंट में मैं इन्वेस्टर को प्रूव करता हूं कि जो भी मेरे कस्टमर्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, जो भी मेरी कस्टमर ग्रोथ है वो लेजिटिमेट है। तो इसमें भी 4 बकेट्स होती हैं जिसमें मैं इसको डिवाइड करूंगा। नंबर 1 बकेट है की मैट्रिक्स। इसमें आप इन्वेस्टर को
मैट्रिक्स बताएंगे, जैसे कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, आपका कस्टमर चर्न रेट कितना है, मंथ ऑन मंथ आपको कितने कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं, आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, आपका मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कितना है। इसी की सेकंड बकेट है जो है कस्टमर लिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आप इन्वेस्टर को एक लिस्ट दोगे जिसमें आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके कस्टमर्स के साथ। अगर आप B2B बिजनेस में हो तो आपके प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिस बिजनेस के साथ आप डील कर रहे हो, अगर आपका कोई सर्विस यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप B2C में हो तो आप इन्वेस्टर को एक कस्टमर की लिस्ट भी दे सकते हो एक्सेल में, जिसमें आपके सारे कस्टमर, उनके मोबाइल और उनकी ईमेल हो सकता है इन्वेस्टर उनमें से रैंडमली 5-6 कस्टमर उठा के वेरीफाई कर ले कि ये लेजिट कस्टमर्स हैं या नहीं है। इसमें जो थर्ड बकेट है उसमें होगा प्रोडक्ट यूजेज एंड ट्रैक्शन। इसमें आप इन्वेस्टर को बताओगे कि आपका प्रोडक्ट का यूजेज कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट है जो आपका कस्टमर्स यूज कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर्स को बताओगे कि क्या इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, इस प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी सर्विस है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन सी सर्विस रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन सी सर्विस वन टाइम रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में जो एनालिसिस है वो इन डॉक्यूमेंट्स में आएगी। और नंबर फोर्थ बकेट है इसमें ऑपरेशनल प्रोसेसेस। अगर आप कोई ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं तो आपके जो सप्लाई चेन के ऑपरेशंस हैं उसका प्रोसेस क्या है, आपके जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं उसका प्रोसेस क्या है, एसओपीज क्या है, वो सब इन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आएगी। सो इससे कंप्लीट हो जाती है हमारी थर्ड कैटेगरी जो की थी ऑपरेशनल एंड कस्टमर डेटा। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे जो कि है आईपी एंड टेक्नोलॉजी स्टैक। बाय आईपी आई मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको भी मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, आपके पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो आपकी कंपनी के जितनी भी पेटेंट्स हैं, जितने भी ट्रेडमार्क्स, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, चाहे वो लोगोज हो, चाहे वो डिजाइन हो, उन सब के डॉक्यूमेंट्स, उन सब के सर्टिफिकेट्स रेडी रखने चाहिए। इसमें जो सेकंड बकेट है वो है आपकी सोर्स कोड रिपोजिटरीज। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एक बहुत ही टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्रोडक्ट हो, मतलब जो आपका टेक्नोलॉजी है वो बहुत क्रूशियल है आपके प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। उस केस में कभी कभी इन्वेस्टर्स आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो आपने दावा किया है कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीजें कर सकती है, उसको वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टर्स आपका सोर्स कोड भी चेक करवा सकते हैं। थर्ड बकेट आती है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आपका जो प्रोडक्ट शुरू से लेके आखिरी तक, कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेके ट्रांजैक्शन तक, या आपका पूरा प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, वो सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, कौन से क्लाउड पे होस्टेड है, AWS पे होस्टेड है, Azure पे होस्टेड है, कौन सा टेक स्टैक यूज कर रहे हैं, पाइथन है या Node.js है। तो आपका पूरा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इसमें आना चाहिए। और इस कैटेगरी की जो लास्ट बकेट है वो है आपके सारे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स। आप जिन भी पार्टीज से आपने किसी सर्विस ले रहा हो या लाइसेंस किया हुआ है, उस सबके एग्रीमेंट्स इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैंने अपने प्रोडक्ट में एनालिटिक्स के लिए क्लेवर टैप यूज किया हो, तो क्लेवर टैप के साथ जो भी मेरा एग्रीमेंट है, कमर्शियल एग्रीमेंट है, वो सब इस बकेट में आएंगे। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है हमारी फोर्थ कैटेगरी जो की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी स्टैक। अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, जो होते हैं मैनेजमेंट एंड टीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इसको मैं 3 बकेट्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, फाउंडर एंड की टीम मेंबर्स। इसमें आपको फाउंडर्स और आपके जो भी की टीम मेंबर्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टार्टअप की सक्सेस के लिए, तो उन सब लोगों की CV, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, वो सब डिटेल में होना चाहिए। जो सेकंड बकेट है इसमें वो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हायरार्की कैसी है, फाउंडर को कौन रिपोर्ट करता है, उसके अंदर सेल्स टीम के अंदर कौन है, तो वो एक पूरी ऑपरेशनल हायरार्की नेम वाइज, या आप अगर नेम ना भी बताना चाहें तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड बकेट इसमें आती है आपके की हायर्स। मतलब आप आने वाले शॉर्ट टर्म जो आपका समय है उसमें आप कोई की पोजीशन हायर करने वाले हो क्या, आपको CTO हायर करना है, या चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर या चीफ सेल्स ऑफिसर, जिसमें अच्छी खासी कॉस्ट जाएगी, आपके ईसॉप जाएंगे, वो सारे हायर्स आप सेपरेटली इन्वेस्टर को एक डॉक्यूमेंट में कैप्चर करके बता दीजिए। तो इससे कवर हो जाएगा मेरा पूरा मैनेजमेंट एंड टीम कैटेगरी। तो अगर आप ये 5 सेट ऑफ कैटेगरीज में जितने भी बकेट्स हैं, उसमें मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उन सबको अगर आप रेडी रखेंगे तो आई कैन गारंटी यू दैट कि आपका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। हम लोग के मेरे स्टार्टअप में भी ऐसा ही होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडिली अवेलेबल रहते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मुझसे मांगता है तो तुरंत विद इन अ डे हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स उस इन्वेस्टर को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ रेडिली अवेलेबल, सब कुछ अपडेटेड रखते हैं हम लोग। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी ये समझने में कि एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। एंड आई होप आपका एक सक्सेसफुल पिचिंग से लेके
मनी इन योर अकाउंट, ये जो जर्नी है बीच की ड्यू डिलिजेंस वाली, वो इस वीडियो के थ्रू आसान हो जाएगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।